नमस्कार। जैसा कि अपने टेलीग्राम चैनल पे कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स उसको काफ़ी प्रेज़ कर रहे हैं, काफ़ी एप्रिसिएशन मिल रही है। फिर भी उसमें कुछ क्वेरीज़ रह जाती हैं। बहुत सारे एस्पायरेंट्स के क्वेरीज़ आती हैं, इंडिविजुअल मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आती हैं इंडिविजुअली। तो उनको एक-एक क्वेरी को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इसके बावजूद भी कुछ रह जाता है या सभी लोग जो है नहीं कर पाते हैं। कई लोगों की डिमांड थी कि हाँ सर, आप सिलेक्टेड हैं, इतनी अच्छी आपकी रैंक थी, इसके बावजूद आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मन में विचार आया कि चलो, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, लगभग 1 महीने से तो इसे चल ही रहा है, ठीक है चलो यूट्यूब पे ट्राई किया जाएगा। सिलेक्शन को 5 साल से ऊपर हो रहा है जॉइनिंग के, लेकिन आज तक यूट्यूब पढ़ाने का कोई विचार ही नहीं आया ऐसा कभी। बस मन में आया कि चलो लोगों से जुड़ा रहेंगे, जुड़ाव रहेगा, लोगों से जुड़े रहेंगे, तो एक टेलीग्राम चैनल बना लिया था अपने टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट्स के लिए स्पेशली। तो आज से हम सोच रहे हैं कि क्यों ना ग्रामर को लेकर चला जाए। ग्रामर को काफ़ी हद तक हमने भी समझा है, पढ़ा है, तो अपना अनुभव साझा करने की कोशिश करेंगे आप लोगों से। और बस इतना अश्योर कराना चाहूँगा आप लोगों को कि जितना हम कराएंगे वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड, बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा सब कुछ कराने का प्रयास करेंगे और कराएंगे। अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सब बाद में करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं ग्रामर से। ग्रामर, और उसके बाद में हम वोकैब भी साथ में लेकर चलेंगे। 2 पोर्शन कई लोगों को प्रॉब्लम देती है, कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। कुछ क्वेरीज ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि उनसे बड़ा मोटिवेशन मिलता है खुद को भी कि हाँ, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वास्तव में डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ चाहते हैं कि लोगों से जुड़े रहें तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और कुछ लोग हैं कि जिनको भी उतने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं। तो ये क्लास जो हम उपलब्ध कराएंगे ये उनके लिए है जो बेसिक अभी नहीं जानते, उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो एडवांस लेवल पर जानते हैं, अच्छा तैयार कर रखे हैं, उनको भी काफ़ी हेल्पफुल होएगा। अब वो तो टाइम की बात आएगी तो देखेंगे ही आप लोग। तो हम सोच रहे हैं कि पहले क्यों ना लेटर से, एकदम लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। लेटर क्या है, फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, सेंटेंस क्या है, और सेंटेंस वगैरह के बाद फिर हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात कर लेंगे। फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, है ना, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कंप्लीट ग्रामर, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे हम लोग, जितना आप उम्मीद कर सकते हो या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रामर की क्लास जो होगी वोकैब की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होगी जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, लेकिन स्पेशल फोकस हमारा टीजीटी पीजीटी के लिए होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज क्या होती है, आप जानते हैं लैंग्वेज क्या होती है। कम्युनिकेशन का मीडियम होता है, सबको पता है, द मीडियम थ्रू विच वी शेयर अवर आइडियाज, थिंक, थॉट्स, फीलिंग्स, है ना। और उस लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज है, उसको लिखने के लिए हम बोल तो लेते हैं, लिखने के लिए हमें कुछ सिंबल्स चाहिए होता है। क्या सिंबल्स, यानी कि साइंस, हम ऐसे कह सकते हैं, कुछ साइंस होते हैं या कुछ सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स होते हैं, हर लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके अपने कुछ साउंड्स होते हैं। जैसे हम ए लिखा, हमने बी लिखा, तो एक सिंबल है और इसका एक साउंड है। हर लैंग्वेज का एक सिंबल होता है, हर लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स होते हैं, निश्चित सिंबल होते हैं। जैसे अंग्रेजी में आपके 26 सिंबल्स हैं और सबके अपने अपने एक साउंड्स हैं, उन्हीं को हम लेटर कह देते हैं। दूसरे शब्द में हम कहें तो कहेंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, ये कह सकते हैं। या स्मॉलेस्ट यूनिट तो होती है, दूसरी बात
लेटर, बेहतर है कैसे लिखें, ए लेटर इज ए साइन विच हैज सम साउंड, या दूसरे शब्द में लिखें तो ऐसा कह सकते हैं कि विच रिप्रेजेंट्स साउंड, विच रिप्रेजेंट्स सम साउंड इज कॉल्ड लेटर। तो अब लेटर के बाद क्या होता है, लेटर के बाद आता है वर्ड, वर्ड है, फिर फ्रेज है। हम बात कर लें वर्ड की, वर्ड है, वर्ड क्या है सब आप जानते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, हम थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं कि चलो थोड़ा सा 5 मिनट में समराइज करेंगे, लेकिन जिन लोगों को पता होगा थोड़ा हो सकता है कि बोर हो, लेकिन बोर होने के लिए थोड़ा पेशेंस दिखाना। वर्ड क्या होता है, वर्ड ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes some sense। लेटर से हमारा बनता है वर्ड। वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, अक्षरों का समूह होता है जिसका एक सेंस होता है, सम सेंस, कोई सेंस होता है, कुछ सेंस होगा, वो लेटर होता है, वो सॉरी वर्ड होता है। एक चीज़ और, जिसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे PEN, हमने कहा पेन, तो पेन बोलते ही हमारे माइंड में, आपके माइंड में एक पिक्चर आती है, एक इमेज आता है, एक वस्तु की इमेज आ जाती है, इसका मतलब उसका एक भाव है, ठीक है, तो ये एक वर्ड हो गया। लेकिन अभी हम कुछ ऐसा लिख दें, इसी वर्ड को प्रॉपर सीक्वेंस में ना लिखकर हम बोल दें EPN, EPN लिख दिया, और इसको तो हम ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे, पहली बात कि क्या इसका सेंस है, और ऐसा बोलने पर हमारे आपके माइंड में कोई इमेज नहीं क्रिएट होती है, कोई पिक्चर माइंड में नहीं आती है, इसका मतलब कि ये वर्ड नहीं है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, हम जैसे BAT लिया, बैट, बैट बोलने से ही तुरंत हम लोग अपने बचपन में चले जाते हैं कि हम लोग बैट खेलते थे, मैच खेलते थे, क्रिकेट मैच खेलते थे, उसमें बैट यूज करते थे, तुरंत माइंड में इमेज आती है बैट की। लेकिन हम अभी ATB ऐसा लिख दिया, तो इसको बोलने पर कोई मन में इमेज नहीं आती। इट मीन दैट कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसके बावजूद इसका ये है वर्ड नहीं है, सॉरी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, इसके बावजूद ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है। बस इतनी सी बात है वर्ड के लिए। अब हम बात करेंगे कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज होता क्या है, हम वहीं से आते हैं, ग्रुप वहीं से शुरू करते हैं, वर्ड से ही, कि अक्षरों का समूह जो था, लेटर्स का जो समूह था, उससे हम वर्ड बनाए हैं। तो वर्ड्स का अगर समूह है तो क्या बनेगा, तो उससे बहुत कुछ बनता है। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो उससे क्या बन सकता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स से आपको कई चीजें मिलती हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड से आपको कई चीजें मिलती हैं। मेन एक होता है फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड से हमको फ्रेज मिलता है। अभी हम सब पे बात करेंगे एक एक। ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस भी होता है,
और ग्रुप ऑफ वर्ड क्लॉज भी होती है। इसको हिंदी में आप वाक्यांश कह सकते हो, इसको आप वाक्य कहते हो। क्लॉज को आप उपवाक्य कहते हो। उपवाक्य ये भी वाक्यांश ही है, वाक्य का ही वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का अंश, वाक्य धन अंश, यानी कि वाक्य का अंश यानी भाग। तो वाक्य का अंश फ्रेज भी होता है, क्लॉज भी होता है, ये भी वाक्यांश कह सकते हैं। लेकिन चूंकि ये उपवाक्य भी होता है तो ये दोनों बातें कह सकते हो आप हिंदी में, बट उपवाक्य तो होता ही है, क्लॉज। अब अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी है, सेंटेंस भी है, क्लॉज भी है, तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है? आइए देखते हैं। देखिए, फ्रेज नंबर 1 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक। आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो कि फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इनकम्प्लीट सेंस है, क्या? ऐसा कह सकते हैं कि दिस ग्रुप गिव्स ए सेंस, एक सेंस देता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं देता। नॉट कंप्लीट सेंस, सेंस कंप्लीट नहीं होगा, सेंस देगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, तो कंप्लीट नहीं है, कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे कि कंप्लीट सेंस नहीं है? तो ध्यान रखिए, आप यूं समझ लो कि अगर इस ग्रुप के वर्ड्स में, इन वर्ड्स में अगर आपको कोई वर्ब दिखती है, क्या वर्ब, तो जान लेना कि वो फ्रेज नहीं हो सकता। अब वो या तो क्लॉज होगा या तो सेंटेंस होगा, या तो क्लॉज होगा या तो सेंटेंस होगा, लेकिन फ्रेज तो नहीं हो सकता कतई, किसी भी कीमत पे फ्रेज नहीं हो सकता वो। यानी कि फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें आपको वर्ब नहीं मिलेगी। तो एक चीज कि दिस ग्रुप डज नॉट हैव एनी फुल वर्ब। वर्ब तो हमने कह दिया फुल वर्ब, चूंकि अब फुल वर्ब मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये फुल वर्ब हमने इसलिए कहा है, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो, कुछ वर्ब्स क्या, वर्ब के ही रूप कुछ ऐसे हैं जो होते तो वर्ब से ही हैं, वो बने होते हैं, बट वो वर्ब की तरह काम नहीं करते सेंटेंस में। जैसे वर्बल नाउन्स की बात कर लें, जीरेंड की बात कर लें, वर्बल नाउन में जीरेंड आता है, इन्फिनेटिव आता है, वो नॉन फाइनाइट में हम लोग पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट्स में। तो वो अगर आ गया ग्रुप में तो चलेगा, तब भी फ्रेज बन सकता है, लेकिन फुल वर्ब नहीं होनी चाहिए, यानी कोई वर्ब नहीं होनी चाहिए। ये बात जो है फ्रेज की बात होती है। अभी हम एग्जाम्पल्स लेंगे सारे के। सेंटेंस में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा ही, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ठीक। सेंस भी कंप्लीट होगा इसका, क्या होगा? कंप्लीट सेंस होगा, कंप्लीट सेंस होगा, सेंस कंप्लीट होगा। कैसे कंप्लीट होगा? तो ध्यान रखना यही बात, जहां इस ग्रुप में मैं क्या लिख गया हूं, इस ग्रुप में आपको कोई वर्ब नहीं मिलेगी फुल वर्ब, इसमें यह आवश्यक है कि एक फुल वर्ब जरूर होगी। तो दिस ग्रुप विल ऑलवेज हैव अ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब इसमें जरूर होगी। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, वो सब हम जब वर्ब की चैप्टर पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। बहुत आसान है, इतना भी टफ नहीं है ग्रामर, ठीक है। तो
ये इतनी बात हो गई। दोनों में डिफरेंस थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि फ्रेज में और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेज का कंप्लीट सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं है। सेंटेंस का कंप्लीट सेंस है क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है। क्लॉज क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। नंबर 2 बात, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के साथ साथ इसका भी सेंस होता है, इसका भी सेंस होता है। ध्यान देना, अभी हम जब क्लॉज के पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें ये समझेंगे कि कुछ क्लॉजेज ऐसी होती है जिनका कंप्लीट सेंस होता है और कुछ क्लॉजेज ऐसी होती है जिनका इनकम्प्लीट सेंस होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि सारी क्लॉजेज के इनकम्प्लीट सेंस होंगे। कभी कभी तो कुछ क्लॉज हैं, वो अभी हम बात कर लेंगे कौन सी क्लॉज, जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसका अपना कंप्लीट सेंस होता है। जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका अपना कंप्लीट सेंस नहीं होता है, वो अभी बात कर लेंगे होता क्या है सब। तो इसके कंप्लीट सेंस भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट सेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। इतनी ही बात नहीं है, तो ये अगर इतने बात होती कंप्लीट सेंस वाली, तो ये बात तो जो है सेंटेंस में, तो फिर डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि क्लॉज मस्ट बी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्या? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्लॉज जो होती है वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होती है, किसी सेंटेंस का पार्ट होती है, किसी सेंटेंस का वो पार्ट होती है। अब हमने इतनी बातें जान ली कि फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। एक चीज़ ध्यान रखें कि ये मैंने यहाँ जगह नहीं आ रहा तो इसको मिटा के हम लिख रहे थे कि क्लॉज में भी फाइनाइट वर्ब जरूर होगा, क्लॉज में भी फाइनाइट वर्ब जरूर होगा, यहाँ भी फाइनाइट वर्ब होगा। यानी कि क्लॉज की डेफिनेशन में और फ्रेज के क्लॉज की डेफिनेशन में और सेंटेंस की डेफिनेशन में सिर्फ एक अंतर है। क्या? कि क्लॉज खुद किसी सेंटेंस का पार्ट होता है। मेन डिफरेंस यही है, क्लॉज खुद किसी सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक। हाँ, कुछ क्लॉजेज में इनकम्प्लीट सेंस होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज में, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसका कंप्लीट सेंस होता है। सेंटेंस में हमेशा कंप्लीट सेंस होता है बस। बाकी ग्रुप ऑफ वर्ड से भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड से भी हैं, ठीक है। फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में भी होगा, फाइनाइट वर्ब क्लॉज में भी होगा। फ्रेज में कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगा, इसलिए ही इसका सेंस जो है इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स, तो हम तीनों के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फ्रेज है, फ्रेज के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बिसाइड द रिवर, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, यानी कि शब्द का समूह है, वर्ड्स का एक समूह है। इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है और ये नाउन है। शब्द का समूह हो गया, वर्ब नहीं है। नदी के किनारे एक सेंस है, बट कंप्लीट सेंस नदी के किनारे क्या नहीं पता चल रहा है। इट मीन्स दैट कि ये फ्रेज है। और देखते हैं, ए बॉय beside the कार, कार के किनारे एक लड़का। अब कार के किनारे एक लड़का खड़ा है कि बैठा है, क्या है पता नहीं है। और देखिए, नाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नाउन, शब्द का समूह है।
एक फ्रेज में कोई जरूरी नहीं कि मतलब एक निश्चित संख्या में ही शब्द होंगे। शब्द बहुत हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और आप 20, 30, 50 जितना भी बड़ा फ्रेज लिख सकें, कोई उसका मानक नहीं है। जैसे ये बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट बार आता है ना, ये बार ऑफ चॉकलेट। आप उसमें पढ़ते हैं बार ऑफ काउंसिल आता है, एक इलेक्शन होता है इन लोगों का, बार ऑफ काउंसिल, एडवोकेट्स लोगों का होता है शायद, हाँ ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। एन अम्ब्रेला इन माई हैंड, हमारे हाथ में एक अम्ब्रेला। अब देखिए ये प्रोनाउन से बना हुआ एडजेक्टिव भी आ गया, जैसे भी एडजेक्टिव ये सब बाद में पढ़ेंगे हम। नाउन है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, आर्टिकल है, शब्दों के शब्द बहुत सारे हो सकते हैं इसके, ठीक है, एक नहीं बहुत सारे। अ गर्ल विथ अ बास्केट, टोकरी के साथ एक लड़की। कहीं कोई फाइनाइट वर्ब है नहीं, लेकिन शब्दों का समूह है, एक सेंस है, फ्रेज है ये, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सेंटेंस की, इसके एग्जांपल्स की। सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, उसमें फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। जैसे देखिए, मोहन इज एन ऑनेस्ट पर्सन, मोहन एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, एक ईमानदार व्यक्ति है। नाउन, वर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, और ये नाउन। हमने आपसे बताया था, आप जानते भी हैं कि सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब होना बहुत जरूरी है, उसके बिना सेंटेंस नहीं हो सकता। देखिए इज आया, ये फाइनाइट वर्ब है। मोहन इज एन ऑनेस्ट पर्सन, शब्दों का समूह है, एक फाइनाइट वर्ब भी है उसमें, और एक सेंस है, ये सेंटेंस है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आई राइट विथ अ पेन, मैं एक पेन से लिखता हूं। यहां ये वर्ब देखो, ये वर्ब है, आपको एक फाइनाइट वर्ब यहां भी दिख गई। प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, और ये नाउन है, आर्टिकल है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ब होना जरूरी है, तब वो सेंटेंस होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और हो सकते हैं। आई हैव अ पेन, वो वर्ब कैसा भी हो, फाइनाइट हो, नॉन फाइनाइट हो, फाइनाइट हो, और फाइनाइट में वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, वो सब बात की बात है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। राधिका सिंग्स अ सॉन्ग, राधिका एक गीत गाती है। वर्ब देखो आ गया, शब्दों का समूह, वर्ब, सेंटेंस, इतनी सी बात है। अब आपने ये देखा होगा कि हमने बताया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि वर्ब बोला यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना जरूरी है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट में इतना अंतर होता है, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जितना बचता है वो सब प्रेडिकेट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है, बाकी सब प्रेडिकेट हैं, सब्जेक्ट बाकी सब प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट का पार्ट होता है आपका वर्ब, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट सेंटेंस है ये। और ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल सेंटेंस है। अब ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो इसको अभी हम पढ़ते हैं कि एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है तो सिंपल सेंटेंस। तो क्या ऐसा भी होता है सर कि हाँ एक ही सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक प्रेडिकेट होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो क्या कहेंगे हम, अगर एक ही सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक प्रेडिकेट आ जाए, यानी कि एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक वर्ब आ जाए,
और वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हों तो भी सेंटेंस होगा। तो क्या वो सेंटेंस का कुछ अलग नाम होगा? हाँ, यही प्रश्न आता है। तो हमने अभी दो शब्द के नाम लिए, एक कंजंक्शन, और हमने कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब जब मोर देन वन हो जाए, क्या मोर देन वन, एक ही सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और वर्ब एक से अधिक हो जाए तो वो सेंटेंस कुछ दूसरा होता है। जैसे इनको मैंने कहा सिंपल, तो वो क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। अब जैसे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की बात करेंगे तुरंत मन में आएगा कि आखिर क्लॉज क्या है, फिर आपने क्लॉज क्यों छोड़ दिया? अभी तो आप सेंटेंस पढ़ा रहे थे, तो सेंटेंस में आप अंदर घुस गए, क्लॉज क्यों छोड़ दिया? हम क्लॉज छोड़े नहीं, हम क्लॉज तक आपको ला रहे हैं, हम क्लॉज तक पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंचते हैं? अब देखिए, आइए हम इसको जो है इरेज कर लेते हैं। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सेंटेंस, अभी हमने बात किया था कि एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट था, वो सेंटेंस बन गया था, यानी कि एक सब्जेक्ट और वर्ब है। कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनमें हमको एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक प्रेडिकेट मिल जाते हैं। तो उसी वाले सेंटेंस में जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक वर्ब हैं और कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, वो आपका जो है ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें एक क्लॉज होगा। हमने बताया था कि क्लॉज सेंटेंस का पार्ट होता है। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे राम इज अ गुड स्टूडेंट, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, एक वर्ब। अब दूसरा हम कह रहे हैं कि ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी कि वर्ब, ये पूरा प्रेडिकेट है, ये इतना वर्ब है, वर्ब से लेकर इधर वाला प्रेडिकेट कहलाता है। अब इसको हम अगर जोड़ दें ऐसे कंजंक्शन के थ्रू, जैसे राम इज अ गुड स्टूडेंट एंड ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ठीक, अब यहाँ मैंने एक कंजंक्शन से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? कंजंक्शन से। अब यहाँ से लेकर और यहाँ फुल स्टॉप तक ये पूरा एक सेंटेंस है। हम ये नहीं कह सकते, यहाँ देखो ये एक सेंटेंस था, ये एक सेंटेंस है, दोनों एक सेंटेंस हैं, दोनों अपने आप में एक सेंटेंस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं। लेकिन जब ये एक कंजंक्शन से जुड़ गए तो हम ये नहीं कह सकते कि एक कंजंक्शन में एक सेंटेंस में दो सेंटेंस है, ये नहीं कह सकते, यही तो गलत हो गया। तो फिर हम क्या कहेंगे? इसीलिए हमें एक नए शब्द की जरूरत पड़ी, कह लो कि उसको हम कहते हैं क्लॉज। यानी कि राम इज ए गुड बॉय, गुड स्टूडेंट एंड ही इज माई ब्रदर, ये पूरा एक सेंटेंस है, यहां से लेकर ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन अब सेंटेंस के पार्ट में बात करेंगे तो ये इतना, ये क्लॉज है, ये क्लॉज है और ये पूरा क्लॉज है। ठीक, अगर हम इतना ढक दे पूरा, अभी इतना यहाँ से ढक देते हैं, अब उतना हम पढ़ो, उतना ही पढ़ते हैं कि ही इज माई ब्रदर, तो वो एक सेंटेंस है। ठीक है, वो अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन जैसे इसको हटाया अब वो सेंटेंस नहीं रहा, अब वो क्लॉज हो गया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे सेंटेंस का वो भाग हो गया है, पार्ट हो गया है। इधर रख देते हैं इसको, हम ढक दिए। राम इज ए गुड बॉय, गुड स्टूडेंट, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको लिख दिया पूरा, तो अब ये इतना सेंटेंस नहीं रहा, अब पूरा सेंटेंस हुआ और ये एक क्लॉज हो गया, ये एक क्लॉज हो गया। ठीक,
बात तो सही है, लेकिन कुछ क्लॉजेज ऐसी होती हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो पूरा भाव नहीं देती, सेंस नहीं देती हैं। तो वो वाली क्लॉज क्या होगी? तो इसको डिसाइड करने के लिए हमें कंजंक्शन जानना पड़ेगा। ये कंजंक्शन से ही हमने जोड़ा है, ये वाला कंजंक्शन आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था, इसलिए दोनों क्लॉज के अपने अपने पूरे भाव निकल रहे हैं। लेकिन अगर यही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते तो जिस क्लॉज के पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग जाता उसका अपना पूरा भाव नहीं निकलता, पूरा सेंस नहीं निकलता, यानी कि इनकम्प्लीट सेंस होता है। जिस क्लॉज के पहले लग जाता है उसी को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, वो आएगा भी पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो यानी कि हम इस क्लॉज को क्या नाम दें, इस क्लॉज को क्या नाम दें? क्लॉज को अलग अलग बताने के लिए, क्लॉज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कंजंक्शन जानना जरूरी है। यानी कि दूसरे शब्द में कहें तो कंजंक्शंस के आधार पर हम यह बताते हैं कि कोई क्लॉज उस सेंटेंस में कौन सी क्लॉज कहलाएगी वो, ठीक है। तो क्लॉज जो है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी होता है, प्रिंसिपल क्लॉज भी होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। फिर डिपेंडेंट के 3 भाग होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, जबकि इस प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के कोई भाग नहीं होते, ठीक है। तो हम आइए देख लेते हैं कंजंक्शंस की, या इसके और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि द टीचर टोल्ड द students that their result was quite good। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये क्वेश्चन केबीएस में आया था, केबीएस पीजीटी में 2017 का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आया था कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड। टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अब देखिए यहां पर ये दैट जो है एक कंजंक्शन है। दैट क्या है? कंजंक्शन है, ठीक। अब देखिए हमने कहा था कि क्लॉज ऐसा सेंटेंस भी हो सकता है कि जिसमें एक से अधिक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। देखिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये आ गया, यानी कि एक क्लॉज ये हो गई। देयर रिजल्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये यानी कि एक क्लॉज ये हो गई। बीच में दैट कंजंक्शन लगा हुआ है। बीच में क्या लगा है? दैट कंजंक्शन। दैट चूंकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए जिस क्लॉज के पहले दैट आया है वो क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो जाएगी। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहें या डिपेंडेंट क्लॉज कहें, बात एक ही है। यानी कि डिपेंडेंट यानी कि किसी पर आश्रित होना, अपने अर्थ देने के लिए इस पर आश्रित है, उस पर डिपेंड करता है। अभी हम ये क्लॉज की बात कर रहे थे। अब आइए अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई फील दैट शी नीड्स गाइडेंस। एक सेंटेंस ये हो गया। अब ये कंजंक्शन है, इधर एक क्लॉज, एक क्लॉज इधर। अभी और एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं। राम wears a shawl and Shyam wears a coat। ये 2017 केबीएस पीजीटी में क्वेश्चन आया था ये। फिर और एग्जांपल लेते हैं। He was not only accused
but also convicted। फिर और एग्जांपल लेते हैं अभी कि he will succeed because he worked hard। अभी हम कंजंक्शंस को अंडरलाइन कर रहे हैं। अभी और एग्जांपल लेते हैं। he will die for all men are mortal। अब इसे हम ये 5 सेंटेंस लिए हैं। इन सेंटेंसेस में हम ये देखेंगे कि कहाँ कंजंक्शंस हैं और वो कौन से कंजंक्शंस लगे हुए हैं, वो कंजंक्शंस किसको जोड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए पहले सेंटेंस में है दैट, दूसरे में एंड, तीसरे में बट, यहाँ एक कंजंक्शन बिकॉज, और फिर यहाँ एक कंजंक्शन है फॉर। ये कंजंक्शंस हैं। अब देखेंगे कंजंक्शन से पहले आपको एक सब्जेक्ट आई, फील, एक फाइनाइट वर्ब। कंजंक्शन के बाद देखिए सब्जेक्ट शी और नीड्स, एक फाइनाइट वर्ब। ठीक, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। ठीक, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये सेंटेंस सिंपल तो नहीं है क्योंकि उसमें एक ही सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। अब ये सेंटेंस या तो कॉम्प्लेक्स है या तो कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, अभी बात करेंगे हम। तो एक क्लॉज ये हो गई, एक क्लॉज ये हो गई, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब इसमें भी है, सब्जेक्ट वर्ब इसमें भी है। ये कौन सी क्लॉज है देखिए, तो ये क्लॉज होगी आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर आप कैसे जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज है, ये क्लॉज क्यों प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। आखिर ये क्लॉज प्रिंसिपल है तो ये क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज क्यों नहीं है, अभी बताते हैं। और ये वाली क्लॉज आपकी, ये वाली क्लॉज ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है। क्या, डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों है अभी बात करते हैं। जैसे देख लीजिए आई फील, मैं महसूस करता हूं। इतना अगर हम हटा दें, फिर मैं कहता हूं दैट शी नीड्स गाइडेंस, कि वो गाइडेंस चाहती है, कि वो गाइडेंस चाहती है। अगर इतना बोलोगे तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। सेंस है बट कंप्लीट नहीं है। कुछ मन में आता है कि कुछ बोले तो कंप्लीट सेंस हो। तो कि वो गाइडेंस चाहती है क्या, ये ऐसा मैं महसूस करता हूं, ये अपना सेंस देने के लिए इस क्लॉज पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। एक बात। दूसरी बात, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिस क्लॉज के पहले आता है वो क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है। डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज एक ही चीज होती है। अब यहां देख लीजिए, ये राम सब्जेक्ट, वियर्स वर्ब, फाइनाइट वर्ब हो गया। श्याम सब्जेक्ट, एक फाइनाइट वर्ब इधर हो गया। एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट इधर, एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट इधर, यानी कि इन दोनों क्लॉजेज को हम जोड़ रहे हैं किससे, एंड कंजंक्शन के माध्यम से। लेकिन देखिए अगर हम इतना बोलते हैं राम वियर्स ए शॉल, राम एक शॉल वेयर करता है, ठीक है, इसका भाव निकलता है। श्याम वियर्स ए कोट, तो श्याम एक कोट पहनता है, ठीक है, इसका भी भाव निकल रहा है। ये एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, इससे ये डिपेंडेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आप ये देखिए, ऐसा कह सकते हो कि ये क्लॉज जो आपकी है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। कैसे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट मतलब होता है इक्वल इन रैंक्स। कोऑर्डिनेट माने क्या होता है, इक्वल इन रैंक्स, उसके रैंक के बराबर, यानी कि इसका
भाव देना इस पर निर्भर नहीं है। जैसे ये स्वतंत्र रूप से अपना सेंस निकालता है, ऐसे ही ये वाली क्लॉज भी अपना स्वतंत्र रूप से सेंस देती है। ठीक है, क्यों? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम देखिए प्रिंसिपल क्लॉज देख रहे हैं, डिपेंडेंट क्लॉज यहाँ देखा, यहाँ कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज देखा। ये क्या होते हैं अभी बस मुश्किल से आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, मुश्किल 4-5 मिनट के बाद में जो वीडियो आएगा उसी में आप देखेंगे कि हाँ यह पूरा डिटेल क्लियर करेंगे। फिर देखिए, ही वॉज नॉट ओनली अक्यूज्ड बट ऑल्सो कन्विक्टेड। अब देखिए यहाँ एक कंजंक्शन आया है, एक क्लॉज है ही वॉज नॉट ओनली अक्यूज्ड, एक ये क्लॉज आ गया, बट ऑल्सो कन्विक्टेड। अब यहाँ सब्जेक्ट जो है हिडन है, बट ऑल्सो कन्विक्टेड मतलब बट ही वाज कन्विक्टेड, है ना, ही छिपा हुआ, चूंकि वर्ब यहाँ पर आया है तो ये क्लॉज मानी जाएगी। यहाँ ये आपका कंजंक्शन आ गया। वैसे आपने पढ़ा होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेट चलता है, कंजंक्शन होता है। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ठीक है, और ये आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। फिर ये देखिए, ही विल सक्सीड, वो सफल होगा, क्योंकि ही वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया हुआ है, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया हुआ है। देखो बिकॉज आया है, ये क्लॉज आपकी हुई प्रिंसिपल क्लॉज, और ये क्लॉज बिकॉज ही वर्कड हार्ड ये हुआ आपका डिपेंडेंट क्लॉज, या आप कह सकते हो दूसरे शब्द में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसके पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया हुआ है, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मन में आता होगा कि कैसे हम जानेंगे कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं, अभी बात करेंगे उसके लिए। फिर एक सेंटेंस है, ही विल डाई, वो मर जाएगा, मरेगा, फॉर माने यहाँ क्योंकि है, क्योंकि ऑल मेन आर मॉर्टल, क्योंकि सभी जो व्यक्ति हैं, सभी मनुष्य क्या है? मॉर्टल हैं। मॉर्टल नश्वर होता है, जो चीज खत्म हो जाए, मरेगा जो, है ना। तो जब हर व्यक्ति मरेगा तो वो भी मर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या है? फॉर। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसलिए ये जो है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। अब हमें ये जानना है कि हम सेंटेंस देखते ही कैसे जान जाएं कि इसमें कौन सी क्लॉज है, और ये जानेंगे तभी जान पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल है, सॉरी कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। तो उसके लिए हम कंजंक्शन को जानना बहुत जरूरी है, हमें जानना है। कंजंक्शन को देखकर ही हम ये डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि किसी सेंटेंस में कौन सी क्लॉज है, कंजंक्शन के लिए ही। तो आइए हम देखते हैं कि कंजंक्शन थोड़ा समझ लेते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि कंजंक्शंस के आधार पर ही हम ये बता पाएंगे कि ये किसी सेंटेंस में क्लॉज कौन सी है, यानी क्लॉज को डिफरेंशिएट करने के लिए कंजंक्शंस जानना जरूरी है। तो थोड़ा सा हम कंजंक्शंस को जान लेते हैं। हम पूरा डिटेल कंजंक्शंस तो कंजंक्शन का चैप्टर जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू, एक कह लो कि हम थोड़ा सा स्कीम ओवर कर लेते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। देखिए, कंजंक्शंस मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और एक कंजंक्शन होता है सब ऑर्डिनेटिंग। क्या? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनकी संख्या बहुत कम होती है। हम एग्जाम्पल के लिए कंजंक्शन लिख लेते हैं इसकी, जैसे फॉर एंड, नॉर, बट, और, एट, सो, यही मेन आपके हैं। हम लोग 7th की किसी बुक में पढ़े थे कि इसको एक फाइन वॉयज, अगर एक वर्ड याद कर लें हम तो आसानी से याद किया जा सकता है कि कौन सा कंजंक्शन आपका कोऑर्डिनेटिंग है। इसी में सब आ जाता है। जैसे देखो, हमने लिखा F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, और O से और, यट, और S से सो। अगर इतना याद हो जाए तो आप भूलेंगे नहीं,
इजीली आपको याद रहेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट थोड़ी बड़ी है। हाँ, इसको बताने उससे पहले मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जिस सेंटेंस में आपको दिखेगा, जब दो क्लॉजेस को जोड़ेगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो वो सेंटेंस आपका कंपाउंड होगा। क्या होगा? कंपाउंड। ये भी जान लीजिए आप, कंपाउंड सेंटेंस इससे बनता है। क्योंकि आपको भूले ना, तो उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको कि कंपाउंड के स्पेलिंग में आपको 2 ओ दिखता है। कंपाउंड के स्पेलिंग में 2 ओ है और कोऑर्डिनेटिंग के स्पेलिंग में भी 2 ओ है। तो आप इससे ये गेस कर सकते हैं, आप इजीली जान जाएंगे कि हाँ अच्छा डबल ओ वाला है। इसे कई लोग भूल जाते हैं, इससे जिन लोगों को क्लियर है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं क्लियर है उनके लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा, यानी कि ये अगर कंजंक्शन लगे हुए हैं तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस ही होगा। ठीक है, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये भी जान लीजिए कि अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है तो सेंटेंस कौन सा होगा? तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होगा। क्या होगा? वो बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगे हैं तो वो बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, वही वाला तरीका इसमें भी है। वो संयोग के वाचक सेट बैठ रहा है, ये फिट बैठ रहा है कि यहाँ एक ओ है और सबऑर्डिनेटिंग में एक ओ है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम जानेंगे कि हाँ उसके अंदर कितने क्लॉजेज होते हैं। तो पहले हम कंजंक्शन थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसकी लिस्ट बना लेते हैं कि कितने होते हैं ये। तो ये थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए हम यहाँ से लिख रहे हैं, जैसे बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज, बिकॉज, इफ, अनलेस, until, until में सिंगल एल होता है, until, in case, provided, provided that, that खुद भी, so that, so that के बाद in order that, then, lest, और as, if, though, although, even though, और इनके बाद में भी आपको और भी कंजंक्शन मिलेंगे, जैसे WH वाले वर्ड जो होते हैं, हु भी आपका कंजंक्शन काम करेगा, whoever, when, whenever। ये WH वाले वर्ड प्रोनाउन भी होते हैं, कंजंक्शन भी होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में आता है, इंट्रोगेटिव में भी आता है। ये हम आएगा जैसे जैसे हम बात करेंगे बताते रहेंगे। whenever, where, wherever, why, how, है ना, as long as much as, so long as। अब ये जितने इंपॉर्टेंट थे लगभग हमने लिख दिए हैं कि जितने इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस थे। अब इसके अलावा अगर एक आध हो सकता है कहीं छूट रहा हो तो वो आ जाएगा जब पढ़ेंगे हम कंजंक्शंस। ठीक है, ये कंजंक्शंस अब देखिए, इधर वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत कम संख्या है, 3 3 6 7, इनसे बनेगा आपका कॉम्पाउंड सेंटेंस।
और इनसे बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, कंपाउंड सेंटेंस में एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज होगी और दूसरी क्लॉज आपकी जो होगी वो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो क्लॉज भी कोऑर्डिनेटिंग कहलाएगी। ठीक, इसमें दो क्लॉज जब होंगी, जिस सेंटेंस में ये सभी कंजंक्शन लगेंगे, तो उसमें एक क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज उसमें भी होगी जैसा कि इसमें है। दूसरी क्लॉज, जिस क्लॉज के पहले इनमें से कोई एक कंजंक्शन दिख जाएगा, कोई एक, वो क्लॉज आपकी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को हम दूसरे शब्द में डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं, इसको इरेज करके। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं।